अगर एसईओ का ना हो तो मैं डिस्कस क्यों करूं भाई? हाँ, एसईओ का तो बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, तभी डिस्कस करने लगे ना जी। व्हाट इज स्कीमा मार्कअप? स्कीमा फाउंड एट schema.org, यानी कि गूगल का पार्ट नहीं है ये, एक और दूसरा कोई प्लेटफॉर्म आ गया schema.org के नाम से। इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। माइक्रो डाटा मतलब एक हम कह सकते हैं माइक्रो डाटा, एक हम कह सकते हैं मैक्रो डाटा। अगर हम पूरी वेबसाइट में देखें तो वेबसाइट में जो माइक्रो डाटा वाला पार्ट होता है वो कहाँ लिखा जाता है, और मैक्रो डाटा वाला पार्ट कहाँ लिखा जाता है? यस, माइक्रो डाटा कहाँ लिखा होता है और मैक्रो डाटा कहाँ लिखा होता है? जरा थोड़ा सा अपना इंटेलेक्चुअल यूज करें और जल्दी से मुझे आंसर कर दें। जो हमने माइक्रो डाटा माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही है ना? तो हमने जो माइक्रो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो आमतौर पर किस हिस्से में दी होती है? हेड में। हेड में देते हैं ना भाई, टाइटल लिखा होता है, मेटाज लिखे होते हैं, कैनोनिकल लगा लिया, फेविकॉन लगा लिया, ये सब माइक्रो टाइप की इन्फॉर्मेशन है। और वेबसाइट की बॉडी में मैक्रो इन्फॉर्मेशन है जिसमें हम डिटेल के साथ अपना कंटेंट बता रहे होते हैं, ठीक है? ओके, सो इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। अब आपको ये पता लग गया कि ये कहाँ पे पुट होने वाला है? हेड में, ठीक है। Once added to a web page, schema markup creates an enhanced description। अच्छा, क्या करता है स्कीमा? एक enhanced description बताएगा। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है, वो जो डिस्क्रिप्शन उसकी लिखते हैं हम, वो एक्चुअली हम किसको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं उस डिस्क्रिप्शन से मतलब? यूजर्स को, कि जिन लोगों की वो रिक्वायरमेंट है उन्हें पता लग जाए भाई वेबसाइट पे क्या है। ऐसे ही है ना? तस्वीरें होती हैं, टेक्स्ट होता है, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियो भी हो सकती है कीवर्ड्स की शक्ल में। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? यूजर्स को। लेकिन हमारी वेबसाइट रैंक कैसे हो रही है? यूजर्स की वजह से नहीं, क्राउलर की वजह से हो रही है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट की एक डिस्क्रिप्शन क्राउलर को भी दे दें। पहले हमने क्राउलर को डिस्क्रिप्शन नहीं दी है, पहले तो हमने क्राउलर को एक टाइटल बता दिया और एक मेटा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा कुछ मैटर दिया, और वो कहीं कहीं से पिक करता है। लेकिन हमारी पूरी वेबसाइट के मुतालिक नहीं वो जानता एग्जैक्टली उसके पास क्राउल करने से पहले हमारी वेबसाइट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्राउल करने के बाद वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है। ऐसे ही है ना? अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम क्राउलर को ये बता दें कि ये हमारी वेबसाइट है क्या, एक समरी सी उसको पहले से ही जमा करा दें, पूरी वेबसाइट को रीड करने की बजाय हम उसको एक समराइज करके एक बता दें कि ये हमारी वेबसाइट है, ये एजुकेशनल वेबसाइट है, ये हमारा लोकल बिजनेस एड्रेस है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के यूआरएल्स हैं। काफ़ी कुछ मैंने मुख्तसर आपको बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हमने क्राउलर को दी तो क्राउलर को हमारी वेबसाइट्स पे विजिट करने से पहले ही हमारी वेबसाइट के मुतालिक पता लग गया कि हमारा बिजनेस क्या है। ये काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्कीमा। समझ आई बात? ये आपको पता लग गया कि स्कीमा का ताल्लुक लेना देना कुछ भी नहीं है विजिटर से। स्कीमा डायरेक्टली हम किसके लिए हेल्प आउट कर रहे हैं? क्राउलर को हम हेल्प करने लगे हैं कि भाई तुम्हें पूरी वेबसाइट को जो देखना पड़ता है हर दफ़ा क्राउल करते हो, हम तुम्हें पहले ही बता देते हैं हमारी वेबसाइट किस चीज़ के मुतालिक। अब फ़ायदा क्या होगा इसका? जब लोग सर्च कर रहे होंगे तो जिन्होंने अपना स्कीमा बनाया होगा, क्राउलर को पहले ही पता होगा कि भाई ये वाली वेबसाइट इसी चीज़ के मुतालिक है, इसकी ये इंटेंट है, तो इसको ये वाली वेबसाइट दिखा देनी चाहिए। एक प्लस पॉइंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस पॉइंट है। गूगल के मुताबिक ऐसी वेबसाइट्स जो पहली 5 पोजीशंस में आ रही हो या 3 पोजीशंस में आ रही हो, जो रैंक हुई होती हैं 3 पोजीशन में, उनमें बाकी जो कुछ लगा होता है सो लगा होता है, बाकी जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन हुई होती है, ठीक है, मगर एक कॉमन बात उनमें ये होती है कि उन सब पे स्कीमा होता है। यानी रैंक होने वाली वेबसाइट पे स्कीमा सब पे लगा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, हमें भी अपनी वेबसाइट पे स्कीमा लगा लेना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता लग गया स्कीमा क्या चीज़ है, मैं क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब स्कीमा से है क्या, समरी दे दी ना अब हमने। जब हम समराइज करेंगे अपनी वेबसाइट को तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल के पास भी तो बहुत कुछ आ गया क्राउलर के पास। अब आप स्क्रीन पर देखें जरा, रिजल्ट कितने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं हमें, सर्च रिजल्ट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन था ना, तो जिनका स्कीमा लगा होता है और जितने ज़्यादा स्कीमास लगे होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दिखाता है। इवन कोई बंदा अपनी वेबसाइट, किसी की वेबसाइट ढूंढता है, उसकी वेबसाइट आती है और उसके बाद फिर उसी का फेसबुक भी नज़र आ जाता है, उसी का फिर लिंक्डइन भी नज़र आ जाएगा, अगर उसने ये सारे काम किए होंगे, इन सबको आपस में अटैच किया होगा तो तब। ये भी हमारा एक टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, स्कीमा ऐड करना। ये हम कोडिंग वाली वेबसाइट पे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड करें हम अभी देखने लगे। और
वर्डप्रेस की वेबसाइट में हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही हम कोई एसईओ का प्लगइन इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर बिल्ट इन स्कीमा का ऑप्शन मौजूद होता है। हमने सिर्फ चूज क्या करना होता है, जो कुछ मैं यहाँ पे चूज करूंगा वही हम वहां पर भी इनेबल कर देंगे कि भाई हमारा बिजनेस किस चीज के मुतालिक है, तो वहां पर डायरेक्ट स्कीमा अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं ये चाहूंगा मैं एसईओ का प्लगइन यूज नहीं कर रहा वर्डप्रेस में, तो जो तरीका हम अभी यहाँ कर रहे हैं सेम यही तरीका हम वर्डप्रेस में भी कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको एक लेक्चर में वर्डप्रेस का वो पार्ट खोल के दिखाऊंगा जहां पर हम हेड में बार बार जाकर पेस्ट करते हैं ना चीजें। कैनोनिकल हेड में पेस्ट किया, फेविकॉन हेड में पेस्ट किया, गूगल का जो कोड आया था हेड में पेस्ट किया, सर्च कंसोल का जो कोड आया हेड में पेस्ट किया, तो वहां पर भी हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम कोडिंग में जाएं और सब कुछ हेड में पेस्ट कर दें। ठीक है, रखा ले आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है ना। यानी अगर आपको मैं कहूँगा स्कीमा एक्सप्लेन करें क्या होता है, प्रैक्टिकली नहीं सिर्फ एक्सप्लेन करें, तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज स्कीमा, कि स्कीमा है क्या। स्कीमा मार्कअप इज कोड आल्सो कॉल्ड सेमेंटिक वोकैबुलरी। सेमेंटिक वोकैबुलरी किसको कहते हैं? थीम, आपकी वेबसाइट का एक थीम। सिमेंटिक वोकैबुलरी का मतलब क्या है कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट योर साइट। जब हम हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे सिमेंटिक वोकैबुलरी। अगर मैं ये कह दूं, कोई बंदा आपसे क्वेश्चन कर ले कि व्हाट इज सेमेंटिक एसईओ, सेमेंटिक एसईओ से क्या मुराद है? सेमेंटिक एसईओ से मुराद क्या है कि आपका कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए, यानी आपकी वेबसाइट के अंदर ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो लोगों को हेल्प आउट कर रहा हो, यानी वो अपने थीम के मुतालिक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हो। That you can add to the HTML for your website। ठीक है, कहता है भाई किस हिस्से पे जाकर इसको ऐड करना है हमने? HTML वाले पार्ट में, यानी हेड वाले पार्ट में। This microdata helps search engines better understanding your content so that they can return more detailed and informative results for searchers। यही बताया मैंने सब कुछ उर्दू में ट्रांसलेट करके आप लोगों को, कि भाई अगर हमने ये सब कुछ दे दिया तो क्रॉलर के पास ये सारा डाटा हमारा चला जाएगा। जी, आगे क्या लिखा हुआ है जी? डज स्कीमा हेल्प? यस। व्हाट इज द यूज ऑफ स्कीमा मार्कअप? ये सब बता दिया। हाउ डज स्कीमा अफेक्ट एसईओ? ये भी बता दिया जी कि जो वेबसाइट टॉप पर आ रही होती है स्कीमा का उसमें बहुत सारा रोल होता है। क्यों रोल होता है भाई? एक चीज की आपको समरी दे दी हुई है तो इन्फॉर्मेशन देना आसान है ना उसके मतलब। पहले ही बताया कि भाई ये 10 बिजनेस हैं, उनमें से 3 बिजनेस का स्कीमा है, 7 का नहीं है। इसका मतलब क्या क्रॉलर को 3 बिजनेस के मतलब पूरा पता है, बाकियों के मतलब नहीं पता। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमें पता लग गया कि व्हाट इज स्कीमा। मैं ये तो हमें समझ में आ गई कि स्कीमा क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम जरा ये देखते हैं कि हमें पता कैसे लगेगा भाई इसमें स्कीमा है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन, यानी जब हम किसी वेबसाइट की एसईओ करने जाएंगे तो हमें वैलिडेट करना पड़ेगा ना कि स्कीमा एग्जिस्ट करता है कि स्कीमा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ही क्रिएट करेंगे ना हम स्कीमा वैलिडेटर। ये एक यूआरएल दिया हुआ है मैंने, ठीक है, ये नोट्स में फाइल पड़ी होगी, ये ओपन हो जाएगी, नहीं ओपन होगी तो मुझे मैसेज कीजिएगा। http validator.schema, भाई स्कीमा की एक सब डोमेन में जा रहे हैं हम कि validator.schema.org, इस पर क्लिक कीजिए। इनका नेट यूज कर रहे हैं हम, कॉलेज का बंद हो गया, कोई बात नहीं। नहीं से खोला था शायद, है ना, पीसी इसे खोला था तो फिर वो मुझसे मांग रहे। मैंने कहा तजर्बा कर लेते हैं कॉलेज की लैब करने का, ठीक है, नहीं तो फिर अपना लगा लेंगे। मैंने उन्हें कहा था कि नेट चलाएं। तो अपना नेट तो है ही है। स्पेशल मैंने ये यूफोन का पैकेज इस कॉलेज के लिए लिया हुआ।
ऑन हो गया कि नहीं हुआ? हो गया सर। हॉटस्पॉट भी ऑन हुआ कि नहीं? ये सर ऑन है। अच्छा, आ गया जी, वेबसाइट पे आ गए। ये सर। टेस्ट योर स्ट्रक्चरल डाटा, ठीक है। स्ट्रक्चरल डाटा का मतलब इनहैंस डिस्क्रिप्शन जो हमारी है बनी भी हुई है कि नहीं बनी हुई है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे। ये सर। पहले जरा जियो टीवी को खोलते हैं, 2-3 वेबसाइट्स को लिखकर देख लेते हैं जल्दी से। ये किप्स का भी यूआरएल ले लो जी। इसका क्या मतलब हुआ? डिटेक्टेड, मैसेज आ गया ना डिटेक्टेड। इसका मतलब ये है कि लगा हुआ है और लेफ्ट साइड पे कोड जनरेट हो गया स्कीमा का, ये सारा। अच्छा, अब आ जाते हैं, जरा दूसरी वेबसाइट लिखते हैं। दूसरा टेस्ट कैसे करें भाई? कहाँ लिखा हुआ है न्यू टेस्ट? ये, और यहाँ पर आओ, मेरा ख्याल है मैंने इसे कॉपी किया हुआ यूआरएल में। नहीं है, नहीं लगा हुआ। नो आइटम्स डिटेक्टेड, इसका मतलब है नहीं लगा हुआ। इसका मतलब पता लग गया कैसे टेस्ट करना है हमने। इस टूल में जाएंगे और इस टूल में जाकर उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे। जब हम किसी वेबसाइट का ऑडिट कर रहे होंगे, आपकी जब प्रोजेक्ट आएगा, फाइनल प्रोजेक्ट आएगा, उसके अंदर एक क्वेश्चन ये होगा कि आपने अपनी वेबसाइट का ऑडिट करना है। भाई कोई भी वेबसाइट आएगी, कोई बंदा आपसे कहेगा मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, तो सबसे पहले तो ऑडिट करना पड़ेगा ना। क्यों ऑडिट क्यों करना पड़ेगा? भाई कोई गाड़ी ठीक करने के लिए आता है मैकेनिक के पास, तो पहले तो देखता है ना गाड़ी में मसाइल क्या है। तो आपको भी तो देखने पड़ेंगे ना कि इस वेबसाइट में क्या इश्यूज हैं, कि एसईओ क्यों नहीं हुई हुई, इसकी क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं, क्या क्या हुई हुई हैं। तो ये चेक करने के लिए हमें उसको ऑडिट करना पड़ेगा। इज कॉल्ड एसईओ ऑडिट। एसईओ ऑडिट का क्या मतलब होता है कि भाई एसईओ ऑडिट का मतलब ये है कि हमने देखना है कि एसईओ के कौन कौन से फैक्टर्स इस पर अप्लाइड हैं और कौन कौन से फैक्टर्स इस पर अप्लाइड नहीं है। ये भी हमें देखना है कि क्या कीवर्ड पे वर्किंग भी हुई हुई है कि नहीं हुई हुई, और क्या ऑन साइट फैक्टर्स इस पर अप्लाई हुए हैं, क्या टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स अप्लाई हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड एसईओ ऑडिट। मगर ये एसईओ ऑडिट इटसेल्फ कोई ऐसी एफिशिएंसी तो नहीं है कि आप किसी वेबसाइट की एसईओ ऑडिट करोगे तो वो वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी। ये सिर्फ चेकिंग है, टेस्ट करना है आपने। उसको बताना है कि भाई ये काम हम करेंगे आपकी वेबसाइट पर, इसको हम चार्ज करेंगे। पाकिस्तान में तो खैर कोई इतना वाकफ नहीं है इन चीज़ों से, वो इतने अवेयर नहीं है कि भाई क्या करना चाहिए, तो वो कोई कहेगा भी नहीं आपको एसईओ ऑडिट करने को। और अगर आप किसी का एसईओ ऑडिट करेंगे तो वो आपको पे भी नहीं करेगा। लेकिन जो बाहर की वेबसाइट्स हैं, जो हमें बाहर के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उनमें एसईओ ऑडिट इटसेल्फ एक प्रोजेक्ट है। और ज़रूरी नहीं होता कि हर एसईओ ऑडिट कराने वाला आपसे वेबसाइट की एसईओ भी कराए, तो आपको सिर्फ एसईओ ऑडिट के ही पैसे देगा कि भाई मेरी वेबसाइट का एसईओ ऑडिट करके दें। हम पहले एसईओ ऑडिट करेंगे, उस चार्ज करेंगे, उसके बाद उसको एसईओ करेंगे और उसको चार्ज करेंगे। तो ये एक अलहदा से टास्क है हमारे लिए। इसी तरह कीवर्ड रिसर्च भी एक अलहदा से टास्क है कि सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करनी है। भाई कीवर्ड रिसर्च ही करके देनी है बस, उसी को चार्ज करेंगे हम, या पूरा प्रोजेक्ट चार्ज करना है। चले, ये तो हो गया जी हमारा टेस्टर, पता लग गया जी टेस्ट कैसे होने हैं। अब जरा आगे चलते हैं। हाउ टू क्रिएट स्कीमा। भाई अब देखते हैं कि अब स्कीमा बनना कैसे है। इस वेबसाइट को भी खोल लेते हैं, ये कोडिंग में देख लें ये कौन सी वेबसाइट है जी, rankranger.com स्कीमा मार्कअप जनरेटर। ठीक है, ये सारे यूआरएल्स मैंने इस फाइल में दिए हुए हैं दोनों। ये वाला टेस्टर भी दिया हुआ है और ये दूसरे वाला भी दिया हुआ है। आगे विंडो को बंद कीजिए, यहां आगे हम इसी तरह वर्डप्रेस में भी आएगा, बिल्कुल इसी तरह आएगा। वर्डप्रेस के प्लगइन में बिल्ट इन होगा ये, और वो आपसे क्या कहेगा, अभी चूज कर लो कि आपकी वेबसाइट किसके मुतालिक है। देखें जरा इस लिस्ट में क्या क्या आ रहा है, कितना कुछ आ रहा है। आर्टिकल्स, कोविड आया था तो उस वक्त के लिए एक उन्होंने पूरी कैटेगरी बना दी थी कोविड की। इवेंट, एफएक्यू पेज, हाउ टू,
जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्रोडक्ट, रेसिपी, वीडियो, वेबसाइट, साइट लिंक्स, लिंक बिल्डिंग वाली वेबसाइट सिर्फ, जिनके ऊपर सिर्फ लिंक्स ही लगे होते हैं। हाँ, आमतौर पर जो हमारे पास जनरल वेबसाइट होगी वो किस में आ जाएगी? आर्टिकल में ही आ जाएगी जो जनरल है। अब मैं ये जैसे कहूँ स्टार्स अकेडमी है या पीक सोल्यूशन है, सो मैं इसको लोकल बिजनेस में भी ले सकता हूँ और मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन में भी ले सकता हूँ। अगर कोई बंदा पर्सनल अपनी वेबसाइट बनाई है उसने, तो उसको हम पर्सन की कैटेगरी में ले लेंगे। कोई रेसिपी की वेबसाइट है, किसी वेबसाइट पर आप सिर्फ वीडियोज ही लगा रहे हो तो वो वीडियो की वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन आई हुई है FAQ और हाउ टू। FAQ का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। उसने कहा भी आपकी वेबसाइट इस चीज के मुतालिक है। अभी कुछ पिछले साल नवंबर में एक अपडेट आई थी गूगल की अपडेट आई थी, और गूगल ने ये कहा था कि भाई कई लोग जो हैं वो FAQ को और हाउ टू को मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज किस तरह कर रहे हैं? मिसयूज इस तरह कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि इस तरह करने से वेबसाइट रैंक हो जाती है, तो उनकी वेबसाइट कोई सी भी हो तो वो क्या कैटेगरी चूज कर लेते हैं, FAQ, उसमें कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो इस तरह करके वो रैंक भी हो जाते हैं। लेकिन गूगल इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है और अब गूगल ये कह रहा है कि भाई मैं फर्दर इनको रैंक करने में सपोर्ट नहीं करूंगा, FAQ को और हाउ टू को, लेकिन सबके लिए नहीं करूंगा। उन लोगों को जो इसका फेक यूज कर रहे हैं। अब ये किसको करेगा? FAQ कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, भाई एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जाना हो, हॉस्पिटल की वेबसाइट हो, लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं ना, तो उसमें FAQs का होना जरूरी है। तो कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट्स होंगी उन पे मैं इसे सपोर्ट करूंगा, जो अदर वेबसाइट्स होंगी उस पर मैं इसकी सपोर्ट बंद कर दूंगा, ठीक है, ताकि इसको यूज करके लोग वेबसाइट्स को जल्दी रैंक करवा लेते थे। रैंक जल्दी हो जाती थी, लेकिन बेसिकली वो पर्पसफुल वेबसाइट्स नहीं होती थी, रैंक ही होती थी ना। उधर से फिर CTR तो बेहतर नहीं मिलता था, क्लिक थ्रू रेट तो हो जाता था, उधर से कोई आउटपुट नहीं आती थी। तो गूगल को पता लग रहा था, उसने कहा भाई ये छोड़ दूंगा मैं, ये नवंबर की अपडेट है। एनीवेज, अब हम यहां से चूज कर लेते हैं जी आर्टिकल। अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? आर्टिकल चूज किया, फिर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल टाइप देखें जरा क्या लिखा हुआ आ रहा है, न्यूज आर्टिकल के ब्लॉग पोस्टिंग। अब आपको पता लग गया ब्लॉग्स जो लिखते हैं, जिन्होंने ब्लॉगिंग करनी होती है। कई लोग मुझे आकर कहते हैं सर हमने ब्लॉगिंग सीखनी है, तो मैं सबको ये कहता हूँ कि ब्लॉगिंग कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है। आपको लगता है मेरे से इतनी देर से आप पढ़ रहे हो, आपने ये ऑब्जर्व किया कि ब्लॉगिंग कोई सीखने वाली चीज़ है? कम से कम इतनी ऑब्जर्वेशन तो होनी चाहिए। ब्लॉगिंग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट। देखिए, ब्लॉगिंग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट जिसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। अब अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप आर्टिकल राइटर बन सकते हो। अगर आपने इंग्लिश का कोई बंदा हायर किया हुआ है तब भी आप आर्टिकल राइटर बन सकते हो। तो आपको आर्टिकल्स लिखने हैं। उसके बाद आपने SEO सीखी, आपने कीवर्ड रिसर्च सीखी, आपने ऑप्टिमाइजेशन सारी सीखी। उन आर्टिकल्स को आपने ऑप्टिमाइज करना है और डेली बेसिस पर, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, 2 तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक इन्फॉर्मेशन वाली होती है और एक आर्टिकल्स होती हैं। एक पेजेस की शक्ल में बन रही होती है वर्डप्रेस में और एक पोस्ट की शक्ल में बन रही होती है। तो जब भी कोई बंदा नई पोस्ट लगाता है तो ऑटोमेटिकली वो पहला पेज बन जाता है। लेकिन जिस किसी ने, जैसे पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है, जैसे किप्स की वेबसाइट होगी, इनका तो एक स्टैटिक पेज ही है ना भाई, उसी ने आना है हर दफ़ा, तो वो कैसी होगी? वो पेज टाइप की होगी। वो हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैंने दिखाया ना आपको ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस, तो उसमें हम उस कैटेगरी को यूज़ करेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आपके के ब्लॉग पोस्टिंग है। भाई न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, मैं कोई न्यूज़ चैनल ने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है तो उधर से वो कर रहा है, तो आपका न्यूज़ आर्टिकल है। जैसे जियो TV है तो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और ब्लॉगिंग क्या है? आप खुद से डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक को पकड़ लें, मार्केटिंग के टॉपिक को पकड़ लें, सेल्स को पकड़ लें, ठीक है, कुकिंग को पकड़ लें, किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हो, बिजनेस आइडियाज़ को पकड़ लें, तो ये सब क्या हैं? ये ब्लॉग्स हैं। ये आपने रोजाना की बुनियादों पर लिखने हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी है? ब्लॉगिंग के लिए आपकी इंग्लिश ज़रूरी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ब्लॉग लिखोगे क्या? वैसे राइटिंग करनी है ना, ऐसे राइट्स करने हैं ना, एक किस्म के, यूज आसान अल्फाज में हम कहें कि इंग्लिश राइटिंग है। आपको हर रोज एक नया 500 से 800 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट चाहिए जिसे आपने पोस्ट की शक्ल में लगाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश राइट करनी है ना। तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं तो आपको किसी इंग्लिश राइटर को हायर करना पड़ेगा। उसे आप कहेंगे कि ना मैं इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, मुझे लिख कर दो, ये मेरे कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को बीच में तुमने एडजस्ट करना है। जब वो लिख कर दे देगा तो उसके बाद आगे से आपने जो भी टेक्निक्स SEO में सीखी हैं, वो सारी टेक्निक्स जो कंटेंट राइटिंग के मुतालिक टेक्निक्स मैंने साथ साथ बताई थी कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट कैसा होना चाहिए, याद है ना? कैसा होना चाहिए? जल्दी से बताएं। हेल्पफुल। क्या
पता है, इतनी जल्दी थी, कहा थोड़ा थोड़ा टाइम ले लो यार, हैं? इतना भी जल्दी नहीं। हाँ, कीवर्ड डेंसिटी की बात हुई, पैराग्राफ्स की बात हुई, कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, कीवर्ड का यूज किस तरह होना चाहिए, इट इज, ये सब कुछ हमने सीखा कि कंटेंट कैसे लिखना है। वो कंटेंट चाहे वर्डप्रेस की वेबसाइट का हो, वो कंटेंट चाहे कोडिंग वाली वेबसाइट का हो, वो कंटेंट चाहे स्टैटिक वेबसाइट का हो, वो ही कंटेंट चाहे ब्लॉग का हो, चाहे न्यूज आर्टिकल का हो, कंटेंट लिखने के जो फार्मूलाज हैं वो वही रहेंगे जो मैंने आपको बता दिए, उन्हीं को हमें अडॉप्ट करना है, ठीक है। अब हमारे पास एक वेबसाइट है, वो पेज के पास चलती है, जैसे ये रेनी मॉरस है, ये पेज पर चलती है, लेकिन ये बीच में सीजनल पोस्ट भी लगाते हैं, यानी कि सीजनल ब्लॉग्स भी लिखते हैं कुछ। तो वो ब्लॉग हमें जब लिख कर भेजते हैं तो उन्हें किसी इंग्लिश राइटर से लिखवाया होता है, फिर हम उसको पॉलिश करते हैं कि भाई जो इंग्लिश राइटर है ना, वो अपने हिसाब से इंग्लिश की, जो उसने इंग्लिश को कंटेंट लिखने के लिए जो चीज़ें उसने पढ़ी हुई हैं उसके मुताबिक लिखा हुआ है, हमने उसको कन्वर्ट कर देना है कंटेंट राइटिंग की स्ट्रेटेजीज के मुताबिक। बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं होने, छोटे पैराग्राफ्स होने चाहिए, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स होने चाहिए, पैराग्राफ के हेडर्स होने चाहिए, स्टार्टर होना चाहिए, कंक्लूजन होनी चाहिए। ये मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ कि कंटेंट राइटिंग के रूल्स क्या हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं इधर। हम कहते हैं भाई ब्लॉगिंग नहीं करते, हम यूँ कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। भाई लोकल बिजनेस है, पीक सोल्यूशन लोकल बिजनेस में आता है, किप्स एकेडमी लोकल बिजनेस में आएगा, स्टार्स एकेडमी लोकल बिजनेस में आएगा, दस्तगीर इंजीनियरिंग, भाई ये सब लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस ही तो कर रहे हैं ना लोकली यहाँ पर, तो ये सब इस कैटेगरी में आएगा। सबसे पहले उसने क्या पूछा, कहता है भाई अपने बिजनेस का यहाँ पर नाम लिख दो। सो मैंने कहा भाई बिजनेस का नाम है हमारा स्टार्स एकेडमी, चलो सपोज कर लेते लाखों, ठीक है। उसके बाद क्या कहा उसने, इमेज यूआरएल, पहले उसने नाम पूछा, यूआरएल नहीं पूछा। अब वो पूछ रहा है इमेज यूआरएल के इमेजेस कहाँ पड़े हुए हैं। अब आपको पता लगी गया होगा, हम लोगों ने वेबसाइट्स भी अपलोड की थी, है ना, तो इमेजेस कहाँ पड़े होते हैं, किसी भी वेबसाइट में इमेजेस कहाँ पड़े होते हैं, जल्दी से बता दें। किस फोल्डर में होते हैं, इमेजेस के फोल्डर में होते हैं यार, क्या इसमें टेंशन वाली क्या बात है। सो इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ लाकर इसे पेस्ट किया और यहाँ लगा दिया मैंने इमेजेस, कि भाई ये लोकेशन है जहाँ पर इमेजेस इसके पड़े हुए हैं। फाइन, आईडी यूआरएल छोड़ दें इसको। अब आ गया यूआरएल, यूआरएल का मतलब वेबसाइट का यूआरएल, वो लिख दिया हमने। फोन, भाई इस कंपनी का जो भी देखें ना, अब ये सारा डाटा हम दे रहे हैं क्रॉलर को, ये जो मैं इनपुट दे रहा हूँ ये सारी इनपुट किसके पास जा रही है, क्रॉलर के पास जा रही है। अब क्रॉलर के पास पहले से ये सारा डाटा पड़ा हुआ है। अब कोई भी बंदा स्टार्स एकेडमी की प्रोडक्ट्स को या स्टार एकेडमी की सर्विसेज को ढूंढेगा तो एक तो स्टार्स एकेडमी है, एक उसके कंपटीटर्स हैं। तो अगर तो किसी कंपटीटर ने भी ये डाटा प्रोवाइड किया होगा तो वही कंपीट करेगा ना। अगर किसी ने नहीं किया होगा, गूगल क्या कह रहा है, कहता है भाई ऐसी वेबसाइट जो पहले 5 या 3 नंबर पर आ रही हैं और उन सब में स्कीमा लगा होता है, इसका मतलब है इसकी वजह से रैंक होने में उन्हें ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं एक नंबर दे देता हूँ। बिल्कुल, कोई नंबर क्यों देना है यार, उसी का देंगे ना जो वेबसाइट के ऊपर होगा। वही ये यहाँ से सारा कंटेंट मैं कौन सा ऐड कर रहा हूँ, वेबसाइट का। भाई वेबसाइट के लिए तो उसे क्राउलर ने उसे क्रॉल ही तो करना है ना, उसकी वेबसाइट को ही तो क्रॉल करना है, तो डाटा उससे मैच भी तो करना चाहिए। कोई नंबर नहीं दे सकते हो, ठीक है। भाई क्रॉलर ने आपको फोन तो नहीं करना ना, हाँ फोन तो नहीं करेगा वो आपको, वो डाटा अपने पास एक्सट्रैक्ट कर रहा है कि लोग जब मांगेंगे तो वो उनको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उससे खुद कुछ नहीं करना। प्राइस रेंज देना चाहें तो दे सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, जो जो चीज़ें आपको प्रोवाइड हुई हों वो सब डाटा आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दोगे। जिप कोड, अगर आपका हो वेबसाइट का बाहर का होगा तो मैं जिप कोड ले लूंगा, किस कंट्री की वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान में होगा तो कंट्री कोड चल रहा होगा, ठीक है। कंट्री कोड क्या है पाकिस्तान का? 54,000 नहीं है, वो पोस्टल कोड है जी, मैंने कहा वो पोस्टल कोड है। अच्छा, उसके बाद रीजन कोड क्या है आपका, मतलब किस एरिया में आप लाहौर में हो ना, ठीक है। अच्छा, अब आप इधर आ जाए, इधर आ गए सोशल प्रोफाइल्स। गूगल बिजनेस प्रोफाइल किन्होंने पढ़ी हुई है? सबने पढ़ लिया। अबाउट सबने, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, सबने पढ़ी हुई है। अच्छा, इस क्लास में जितने भी लोग हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में एक फीचर था जो मैंने आपसे कहा था कि लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ, कौन सा था बोला? यही वाला फीचर था सोशल प्रोफाइल्स का। ये भी अभी लेटेस्ट मंथ्स में ही इंट्रोड्यूस हुआ। इससे पहले आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अपना फेसबुक नहीं बता सकते थे, अपना टिकटॉक नहीं बता सकते थे, अपना लिंक्डइन नहीं बता सकते थे। ये भी लेटेस्ट फीचर है,
ये भी गूगल ने देखा कि भाई जिन लोगों ने भी अपने सोशल लिंक्स देने होते हैं वो जाकर स्कीमा में देता है, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ही ये ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो ये बाद में गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐड हो गई। पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल में और वेबसाइट में आपके सोशल लिंक्स यहीं से कनेक्ट होते थे। अब तो हो गया ना कि प्रोफाइल के साथ कनेक्ट हो गए। और मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि प्रोफाइल होगी तो वेबसाइट को वेट मिलेगा, वेबसाइट होगी तो प्रोफाइल को वेट मिलेगा। तो जब आपने प्रोफाइल में जाकर अपने सोशल लिंक सारे ऐड कर दिए तो क्या हुआ, आपकी वेबसाइट भी स्ट्रांग हुई और आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रांग हुई। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमने जितने भी अपने सोशल लिंक्स देने होते थे उन्हें अगर हमने इंटरलिंक करना होता था अपनी वेबसाइट से तो हम यहाँ आकर ऐड करते होते थे। अभी भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है हम वहां पर भी ऐड करते हैं और यहाँ भी हम ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करने हैं जी, तो मुश्किल काम तो नहीं है। एक एक करके फेसबुक का यूआरएल, इंस्टाग्राम का यूआरएल, एक्स का यूआरएल, लिंक्डइन का यूआरएल, भाई जितने भी यूआरएल प्रोफाइल्स यूआरएल हैं आपके वो सारे के सारे यहाँ पर पेस्ट करके ऐड करते जाएं। ठीक है, कोई नहीं खुला हुआ फेसबुक यहाँ पे? हाँ नहीं खुला हुआ, कोई एक यूआरएल तो होना चाहिए था। ऐसे लगा दें। लगा दिया जी मैंने। उसके बाद क्या जी, टाइमिंग क्या आपके, अगर आपने कोई जैसे आप बिजनेस प्रोफाइल में टाइमिंग ऐड कर रहे थे इसी तरह यहाँ पर भी ऐड प्रोफाइल करके टाइमिंग ऐड कर सकते हैं। राइट साइड पर देखें क्या हो रहा है, ऑटो कोड जनरेट हो रहा है, खुद ब खुद ही कोड जनरेट हो रहा है। ये कोड मुझे चाहिए और इसको जाकर मैंने हेड में पेस्ट कर देना है। ठीक है, अगर मेरे पास वर्डप्रेस में स्कीमा नजर नहीं आ रहा कि भाई मैंने एसईओ का प्लगइन ही यूज नहीं किया क्योंकि मैंने परचेज ही नहीं किया हुआ कोई प्लगइन। देखें, वर्डप्रेस में आपको जो काम करना है प्लगइन से करना है, और अगर आप उस प्लगइन को मैक्सिमम यूज करना चाहते हो तो आपको उसे बाय करना है। अगर आप उसे बाय नहीं कर सकते तो बहुत सारे कम फीचर्स आप यूज करोगे और मैक्सिमम फीचर्स पे वो जाकर आपको कहेगा कि भाई इसका प्रीमियम वर्जन लें। प्रीमियम का मतलब है इसे ये वाले फीचर्स के लिए आपको परचेज करना है। तो भाई कितनी परचेजिंग आप अपने क्लाइंट पे डालोगे? हाँ, मेरा ये आइडिया होता है कि जितनी चीज़ें आपने कोडिंग में सीख ली हैं ये सारी की सारी चीज़ें जाकर वहाँ कोडिंग पर ही अप्लाई कर दें। अलबत्ता अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करने वाला हो तो उसको बताएं कि जनाब, और एक और चीज़ याद रखिए, अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में नंबर ऑफ प्लगइन्स हैं और वो सारे के सारे ही अनपेड हैं, आपकी वेबसाइट स्लो होगी। अनपेड प्लगइन्स के साथ आपकी वेबसाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लो हो जाती है। फिर प्लगइन्स के साथ आपकी वेबसाइट हैवी भी हो जाती है। भाई मेरी वेबसाइट का वेट तो यही है ना जो मेरा कंटेंट है, हमारी वेबसाइट का तो वेट हमारा कंटेंट है। लेकिन जब हम वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब हर काम करने के लिए तो वर्डप्रेस के लिए प्लगइन चाहिए, तो वो काम करने के लिए आप प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो क्या हुआ, वेट बढ़ा है, मतलब नंबर ऑफ बाइट्स इंक्रीज होती गई ना। पता लगा जनाब मेरी वेबसाइट तो थी 300 MB में, लेकिन प्लगइन लगाने के बाद जीबी में चली गई, जीबीज में चली गई, तो आपकी वेबसाइट की स्पेस भी बढ़ गई। इसका मतलब है जब चीज़ें बढ़ रही हैं तो आपकी वेबसाइट ने जब लोड होना है, आपकी वेबसाइट के थीम ने भी लोड होना है, तो वो वेबसाइट को स्लो भी करेगा। चलिए अब क्या करें इसे, सपोज कर लिया जी बन गया, सिंपल कॉपी का बटन बना हुआ है भाई, कहाँ लेके जाना है, हेड में लेकर जाना है। वंस एक वेबसाइट खोल के मैं जरा उसमें ले जाता हूँ। स्टूडेंट्स के नाम से शायद मैंने एक फोल्डर बनाया था, यहाँ पे सेव नहीं मैं करूँगा जी। क्या हुआ, आंखों वाली? अच्छा, आगे भाई ऐड पोर्शन में घूम रहे हैं हम लोग, जहाँ दिल करता है वहाँ पे पेस्ट करते हैं। एंड हेड से पहले कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है, इट इज कॉल्ड स्कीमा। ये लेंगे, ये कोड आ गया। इसको रिकॉग्नाइज करने का भी बड़ा आसान तरीका, भाई ये स्क्रिप्ट की शक्ल में लिखा गया, एक जावा स्क्रिप्ट की शक्ल में लिखा गया है और इसकी पहली लाइन ही बता रही है कि ये स्कीमा है। ये देखें आ रहा है ना https schema.org कि भाई यहाँ से ये कोड जनरेट हुआ। ठीक है, आगे जो जो डाटा आपने दिया वो सारा आ गया। तो ये था पर्पस स्कीमा का। अब ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम लोग। अगली क्लास में एक आधा फैक्टर टेक्निकल एसईओ का पढ़ेंगे, बल्कि सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे। एक्चुअली हम सारे फैक्टर्स पढ़ चुके हैं,
उनको एक दफ़ा हमने रिविजिट करना है टेक्निकल एसईओ को, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा लिंक बिल्डिंग क्या होती है, इसको करेंगे। फिर हमारा ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये वाला जो मॉड्यूल है, ये कंप्लीशन की तरफ गया। अब आपको ये सब जो कुछ पढ़ा आपने, आपको जो कुछ भी आपने बनाया भाई, जैसी भी वेबसाइट है, कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग है उसमें, कितना खूबसूरत टेक्स्ट लिखा है, कोई मसला नहीं है, मगर जो कुछ पढ़ा इस सब को आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है एज ए फैक्टर्स। और अपने पास एक कॉपी पे चेक लिस्ट बनाएं कि जी हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं ऑन साइट में और ये चीज़ें पढ़ी हैं टेक्निकल में। अब बहुत सारी टेक्निकल एसईओ की चीज़ें हैं, शायद आप अप्लाई ना कर सकें, ऐसे ही है ना, क्योंकि टेक्निकल एसईओ के लिए बहुत सारी चीज़ों को लाइव होना भी ज़रूरी है। तो जो चीज़ें लाइव होने वाली हैं प्रैक्टिस के लिए, वो किसी और वेबसाइट पे डू कर लो, प्रैक्टिस कर लो। बाकी की चीज़ें अपने पे करो। और अगर किसी को है कि नहीं करना चाहिए, अभी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, अच्छी चीज़ तो यही है करनी चाहिए, तो मिल के सब लोग को ये करी डोमेन खरीदो और सारी उस पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जब मिल के खरीदोगे तो सस्ती मिल जाएगी ना भाई, थोड़े थोड़े पैसे लगेंगे सबके आपस में। अदरवाइज सबसे पहले क्या कर लें आप, इसको ऑफलाइन ही कर लो। तो ऑफलाइन करके अपनी अपनी वेबसाइट मुझे दिखाएं, मैं उसको टेस्ट कर लूँगा। जो एसईओ के टूल ने चेक करना है वो मैं आपको चेक करके बताऊंगा। पहली बात तो ये कि आप खुद भी चेक कर सकते हो भाई, एक कॉपी के ऊपर चेक लिस्ट बनाओ। और मेरे एक लेक्चर की वीडियो भी है, चेक लिस्ट की वीडियो है, ठीक है। मैं बताऊँगा, ढूंढेंगे ढूंढना है आपने, उसकी प्ले लिस्ट ही चेक लिस्ट की होगी। और उसमें वीडियो भी एक होगी या दो होंगी सिर्फ, बस कि आपने एसईओ कंप्लीट कर लिया है या आपने किसी वेबसाइट की एसईओ करनी है, तो उसमें मैंने एक डॉक्यूमेंट में सिर्फ चेक लिस्ट टाइप की हुई है। वो एक वीडियो बड़ी है जिसमें मैं बोल भी रहा हूँ, और एक वीडियो में से मैंने आवाज़ को निकाल दिया हुआ है और सिर्फ डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है बार बार। वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी वीडियो तो लेक्चर की शक्ल में है, ठीक है। वो एक वीडियो लेक्चर की शक्ल में नहीं है, बल्कि एक वीडियो सिर्फ यूँ स्पीड से जैसे वीडियोज़ बनी होती है, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। तो वो आपने ढूंढना खुद है। अगर पहला आपका टास्क यही है कि अगर आप कुछ ढूंढ नहीं सकते ना, तो बस फिर तो क्या हो गया काम। वो मिसाल के आपको ये भी बता दिया जाए कि ये ढूंढना है, आपको ये भी बता दिया जाए कि यहाँ से ढूंढना है, और उसके बावजूद भी ना ढूंढ सके, तो लोगों ने तो सब कुछ ही ढूंढ लिया। अब हमारे लिए तो ढूंढने के लिए कुछ बचा भी नहीं हुआ है ना, सब कुछ ईजाद हो चुका हुआ है ना। तो अब आपने मेरे चैनल में से जाकर इस वीडियो को ईजाद करना है, ये कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है, वर्किंग करके, ताकि आप आखिर में चेक लिस्ट भी बना सकें। जो काम करो उसे चेक लिस्ट की शक्ल में करो कि जनाब ये हमने कर लिया, कीवर्ड रिसर्च हुई, डन। उसके बाद कीवर्ड जो रिसर्च की, ये दो कीवर्ड पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको हमने टाइटल में यूज़ किया एज ए प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, इसको भी डन कर दो। फिर आपने ये देखा फेविकॉन लगा हुआ है, इसको भी डन कर दें। फिर आपने देखा एप्पल टच आइकन लग गया, इसको भी डन कर दो। यानी इस तरीके से आपने पूरी एक चेक लिस्ट बना लेनी है कि, और आखिर में आपको फिर ये पता लग जाएगा कि भाई एसईओ कंप्लीट हो गई कि एसईओ कंप्लीट नहीं हुई। साथ में मैंने आप लोगों को एक प्ले लिस्ट का लिंक भेजा हुआ है, उसके अंदर नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं और बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। वो ऐसे लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं है मेरे, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे, मेरा ख्याल है कोई 5 मिनट का होगा, कोई 10 मिनट का होगा। उसमें छोटे छोटे टास्क बताए हुए हैं कि वर्डप्रेस में ये टास्क कैसे करने हैं, इनको जल्दी से करें। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और भेजूंगा जो मैं इंटर्नीज को भेजता हूँ, जो वर्डप्रेस में मेरे साथ काम करते हैं, और वो वर्डप्रेस अपने घर बैठकर उसकी एसईओ भी करते हैं, ठीक है। और ये वाली एसईओ जो है वो पूरी एक प्रोडक्ट की एसईओ का मतलब है पूरी एक पेज की एसईओ। और प्रोडक्ट एसईओ और पेज एसईओ, आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बैकग्राउंड पर एक ही साइंस है दोनों की। और ये वाली एसईओ अब वीडियो को जो स्टूडेंट अच्छी तरह समझ लेंगे, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई बंदा मेरे से इंटर्नशिप करना चाहे तो वो मेरे से लाइव प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए सीरियसनेस का फैक्टर बहुत ज़रूरी है। वो जिसमें सीरियसनेस का फैक्टर होता है सिर्फ मैं उसको अटैच करता हूँ। तो उसमें फिर आप लाइव पे करोगे तो आप करोगे। अगर आपको मैं वो कोई वीडियो दिखाऊंगा, मैंने तो एक वीडियो बनाकर दी, उसके बाद मैं ज़्यादा काम अपने इंटर्नी से ले रहा होता हूँ, तो वो उसका स्कोर जो होता है वो आउट ऑफ 100 कोई 80 पे लेकर गया, कोई 90 पे लेकर गया, कोई 98 पर लेकर गया। तो वो उन्हीं फैक्टर्स की वजह से लेकर जाएगा। प्रोडक्ट एसईओ, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट एसईओ, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट एसईओ, और जनरल एसईओ पूरी वेबसाइट की एसईओ। अब जैसे रेनी मॉरिस है, उनके पास तो बहुत सारी डिफरेंट वॉचेज़ है ना, तो उनका नाम, उनकी वॉचेज़ के नाम होंगे। जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारे पास एक फ़ैन है, हमारे पास, चलो यूँ कर लेते हैं, बड़े कोई 5 ब्रांड्स हैं जो फ़ैन की बहुत पॉपुलर हैं, हम वो 5 फैंस ऑनलाइन बेच रहे हैं, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5 फैंस के लिए मुझे कुछ कीवर्ड्स जो लोग बहुत टाइप करते हैं, उन कीवर्ड्स को लेकर उसकी एसईओ करूँगा, ताकि जब कोई बंदा टाइप करे तो वही वाला फ़ैन ऊपर आ जाए। अब ये भी हो सकता है कि वो वाला फ़ैन आप भी बेच रहे हो और वही वाला फ़ैन कोई और बंदा भी बेचने लगा हुआ है,
या मैं एक एग्जांपल करता हूँ, देखते हैं इससे क्या आता है। मैंने लिखा जी डॉल्फिन ऑटोमेटिक वोल्टेज प्रोटेक्टर्स। ये भी एक सीजनल प्रोडक्ट है जी। जरा देखें, तीनों वेबसाइट पर एक ही तस्वीर नजर आ रही है आपको? मैं कहा तीनों वेबसाइट पर एक ही तस्वीर है, इसका मतलब है कि ये वाली वेबसाइट भी ये प्रोडक्ट बेच रही है, ये वाली वेबसाइट भी ये प्रोडक्ट बेच रही है, दराज भी ये प्रोडक्ट बेच रहा है। हाँ, और नीचे आओ, ये भी ये प्रोडक्ट बेच रहा है, एक ही प्रोडक्ट है। देखें बार बार आ रही है ना, इज प्रोडक्ट एसईओ। इनमें से अभी तक मैन्युफैक्चरर कोई भी नहीं है। ये जितने लोगों को आपने देखा ना, ये मार्केट से खरीद कर अपनी वेबसाइट पर ऐड करके तो बेचने लगे हुए हैं। और नीचे आए जरा, अगर ये भी बेच रहा है, ऑनर है ही नहीं जिसने ये बनाई हुई है अभी इस वक्त, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला ऊपर आ रहा है, आप देखोगे कि दोनों के कंटेंट एक जैसे होंगे। अब जिसने अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है ना, उसकी वेबसाइट ऊपर आ गई। ये कंपटीटर्स है ना आपस में, बेसिकली सारे प्रोडक्ट सबके पास एक ही है कि डॉल्फिन ऑटोमेटिक वोल्टेज प्रोटेक्टर्स। मतलब ये लोग लेते हैं गर्मियों में, एसी के साथ लगा होता है, जैसे यही लगा, एसी लगा हुआ है ना, इसके साथ लगा होगा कि जब एक्स्ट्रा वोल्टेज आएंगे, लो वोल्टेज आए तो ट्रिप कर दे इसको, तो ये आपकी एसी की लाइफ को बढ़ाता है। मतलब ये 800 रुपये का होगा, 1000 रुपये का होगा, 1500 रुपये का होगा। एसी तो आपका 100,000 प्लस में मिल रहा है आजकल। तो एक 800 की डिवाइस लेकर आप इसको बचा रहे हो, तो ये एक ऑनलाइन ब्रांड बना हुआ है और इसके ऊपर हमने बहुत काम किया हुआ है। इसको ब्रांड बनाने में काफ़ी, इस वक्त हम इसका काम नहीं कर रहे। ये एक्चुअली वेबसाइट है dolphin.pk, अब तो खैर नहीं है कहीं, मेरा ख्याल है 2-3 साल से मैंने इसका काम छोड़ दिया हुआ है, लेकिन ये ब्रांड बन चुका। अब आप देख रहे हो ना, ये ब्रांड है, हमने लिखा तो एक बंदा नहीं बेच रहा, एक से ज़्यादा लोग इसको बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी से है, मार्केट में इसकी से है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट एसईओ करते हैं। हालांकि एसईओ तो इसने भी की है, एसईओ इसने भी की है, और दराज की तो एसईओ सबसे अच्छी होगी ना, लेकिन हो सकता है कि ये ज़्यादा जल्दी अपडेट कर रहे हो, इनके पास स्टॉक में चीज़ हो, इनकी रेपुटेशन अच्छी हो, इनका कंटेंट ज़्यादा अच्छा लिखा हो। चलें एक पे क्लिक भी करके देख लेते हैं। देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, बकर.pk प्रोडक्ट्स और डॉल्फिन प्रोटेक्टर्स, ऐसे ही है ना। ये देखें, ये होती है प्रोडक्ट एसईओ। अब आप लोगों ने साथ में वो भी देखना है, मैं क्या साथ में वर्डप्रेस के लेक्चर्स की वीडियोस को भी देखना है, ताकि हम किसी एक लेसन में फिर उनको डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने क्या सीखा उससे, ठीक है। पहले जो 2 लेसन हैं ये देखें जरा, ये एसईओ हुई है, ये कीवर्ड आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये देखें ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर प्रोटेक्टर, एयर कंडीशनर्स ऑटोमेटिक। देखें जरा यहाँ पर ये जो कुछ लिखा हुआ है इसकी वजह से ये रैंक कर रहा है, पिक्चर भी लगी हुई है। तो ये वाली एसईओ जो है ना, इज कॉल्ड प्रोडक्ट एसईओ। और यही एसईओ साइट एसईओ भी है, स्टैटिक वेबसाइट की एसईओ भी हमने ऐसे ही करनी है। मतलब इसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नए रूल्स नहीं है। इसके भी टाइटल को कंट्रोल करना है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन को मैनेज करना है, इसके भी पैराग्राफ्स को मैनेज करना है, इसमें भी हाइपरलिंक्स लगानी है, इसकी भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, यानी सब कुछ वही करना है। और ये वाला काम कितनी देर में होगा? अब मेरा जो इंटर्नी पहली दफ़ा करता है, वो मेरा ख्याल है कि यही टास्क मुझे करके देगा कोई 4 घंटों में। लेकिन जब वो दूसरी दफ़ा करता है ना, तो लेस देन 1 आवर वो मुझे करके दे देता है, पूरी एक प्रोडक्ट की एसईओ। इसका मतलब वो सिंपलेस्ट है। कब सिंपलेस्ट है? जब आपने हर चीज़ को इंडिविजुअली पढ़ लिया, जब आपने पूरी एसईओ की कोडिंग को पढ़ लिया हुआ अलग से, ठीक है। तो आपने अब अगली क्लास में आना है